नमस्कार मित्रों, देखिए आज हम जो नेट यूजीसी जो 2024 में आपके सिलेबस में कहानियाँ लगी हुई हैं। एक हमने राही जो कहानी है वो पिछले वीडियो में पढ़ ली है। आज हम पढ़ेंगे चंद्रदेव से मेरी बातें। तो ये देखिए यहाँ पर आपकी कहानी है और इसकी लेखिका है बंग महिला। इसमें देखिए ये पत्र शैली में रचित व्यंग्यात्मक कहानी है। अंग्रेजी शासनकाल के परिवेश, शोषणवादी शासन व्यवस्था और औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप आए परिवर्तन व उसके दुष्परिणामों की यथार्थपरक अभिव्यक्ति इस कहानी में की गई है। अगला पॉइंट है चुटीले व्यंग्य की प्रधानता है इसमें, और पात्र केवल इसमें दो हैं। एक तो लेखिका खुद है, कौन? बंग महिला, और एक चंद्रदेव है। 1904 में ये प्रकाशित हुई थी। ये प्रश्न भी पूछा हुआ है और ये जो पॉइंट है ये पूछे हुए हैं कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो ये पॉइंट आप जरूर ध्यान में रखना और लास्ट तक हमारे वीडियो को जरूर देखना और लाइक करना, शेयर करना। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और कौन सी पत्रिका में? सरस्वती पत्रिका में। जो बंग महिला थी इसका उपनाम था राजेंद्र बाला घोष। अब हम कहानी है वो शुरू से पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्रम से पिछले एग्जाम में आपसे क्रम से लगवाने वाला क्वेश्चन आया था कि जो कई कथन दिए थे कि इनको क्रम से लगाइए। तो ये कहानी है वो हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे। भगवान चंद्रदेव यानी ये कौन है? नायक है। आपके कमलवत कोमल चरणों में इस दासी का अनेक बार प्रणाम। ये दासी कौन है? यहाँ पे लेखिका है। आज मैं आपसे दो चार बातें करने की इच्छा रखती हूँ। ये कथन पहला ही कथन है। प्रश्न यहाँ से ये बनेगा कि चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी का प्रारंभ कौन से कथन से हुआ है। दूसरा प्रश्न ये बनेगा कि जो चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में क्रम से लगाने हैं तो पहला ये क्रम है, ये पहला कथन हो जाएगा आपका। क्या मेरे प्रश्नों का उत्तर आप प्रदान करेंगे? कीजिए, बड़ी कृपा होगी। देखो, सुनी अनसुनी सी बात पर बात मत कर जाना। अपने बड़प्पन की ओर ध्यान देना। अच्छा कहती हूँ, सुनो। मैं सुनती हूँ आप इस आकाश मंडल में चिरकाल से वास करते हैं। यानी कहाँ करते हैं? आकाश मंडल में। और कब से कर रहे हैं? ये चिरकाल से। ये ध्यान रखना। क्या यह बात सत्य है? यदि सत्य है तो मैं अनुमान करती हूँ कि इस सृष्टि के साथ ही साथ अवश्य आपकी भी सृष्टि हुई होगी। तब तो आप ढेर दिन के पुराने बूढ़े कहे जा सकते हैं। अब प्रश्न ये भी बनेगा कि जो पुराने बूढ़े कौन हैं? तो ये कौन है? भगवान चंद्रदेव है। ये चंद्रमा है, वहीं भगवान चंद्रदेव बताया गया है। आप इतने पुराने हैं तो सही, पर काम सदा से एक ही और एक ही स्थान में करते आते हैं। यह क्यों? क्या आपका डिपार्टमेंट में ट्रांसफर यानी बदली होने का नियम नहीं है क्या? आपकी गवर्नमेंट पेंशन भी नहीं देती? बड़े खेद की बात है। यदि आप हमारी न्यायशीला गवर्नमेंट के किसी विभाग में सर्विस करते होते तो अब तक आपकी बहुत कुछ पदोन्नति हो जाती, यानी प्रमोशन मिल जाता। ये अंग्रेजों को कहीं न कहीं और व्यंग्यात्मक अभिव्यक्ति की जा रही है। और ऐसी पोस्ट यानी पद पर रहकर भारत के कितने ही सुरम्य नगर, पर्वत, जंगल और झाड़ियों में भ्रमण करते, अंत में इस वृद्ध अवस्था में पेंशन प्राप्त करे काशी ऐसे पुनीत और शांति धाम में बैठकर हरि नाम स्मरण करके अपने परलोक बनते। तो यहाँ पर देखिए कौन से शहर का सबसे पहले जो वर्णन किया गया है तो काशी का किया गया है। ये भी पूछा हुआ है। यह बड़ी भारी भूल हुई। भगवान चंद्रदेव, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। आप तो अमर हैं, आपको मृत्यु कहाँ? तब परलोक बनाना कैसा? ओहो, देवता भी अपनी जाति के कैसे पक्षपाती होते हैं। देखो न, चंद्रदेव को अमृत देकर उन्होंने अमर कर दिया है। तब यदि मनुष्य
होकर हमारे अंग्रेज अपने जाति वालों का पक्षपात करें तो आश्चर्य ही क्या है। ये पंक्ति याद रखना आप। यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा करना स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन यानी निवेदन पत्र हमारे आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन, यानी ये 1904 में प्रकाशित हुई थी। तो 1904 में हमारे जो भारत के लॉर्ड कर्जन और वो थे राजा थे, उनके पास भेज दें। आशा है कि वे आपको आदरपूर्वक अवश्य आह्वान करेंगे, क्योंकि आप अधम भारतवासियों की भांति कृष्णांग तो हैं ही नहीं, यानी काले रंग के, यानी अंग्रेज तो अंग्रेज नहीं हैं आप, सॉरी अंग्रेज हैं गोरांग, लेकिन आप कृष्णांग नहीं हैं, जो आपको अच्छी नौकरी देने में उनकी गोरांग जाति कुपित हो जाती। ये कथन भी याद रखना। और फिर आप तो एक सुयोग्य, कार्य दक्ष, परिश्रमी, बहुदर्शी, कार्यकुशल और सरल स्वभाव महात्मा है। मैं विश्वास करती हूँ कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के स्थायी भाग्य विधाता बनकर आवेंगे, तब आपको किसी कमीशन का मेंबर नहीं तो किसी मिशन में भर्ती करके वे अवश्य ही भेज देंगे, क्योंकि उनको कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय हैं। आपके चंद्रलोक में जो रीति और नीति सृष्टि के आदि काल में प्रचलित थे, वे भी सब अभी भी हैं, पर यहाँ तो इतना परिवर्तन हो गया है कि भूत और वर्तमान में आकाश पाताल का अंतर हो गया है। अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति भी कुछ अवश्य ही मंद पड़ गई होगी, यानी अनदेखा कर रहे हैं, क्योंकि आधुनिक भारत संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगी है। इस कारण आप हमारे दीनहीन क्षीण प्रभु भारत को उतनी दूर से भली भांति न देख सकते होंगे। अतः आपसे सादर करती हूँ कि आप एक बार कृपा कर भारत को देख लीजिएगा। यद्यपि इस बात को जानती हूँ कि आपको इतना अवकाश कहाँ, पर 8वें दिन नहीं तो महीने में एक दिन अर्थात अमावस्या को आपको हॉलीडे छुट्टी अवश्य ही रहती है। ये भी याद रखना कि कब भाई 8वें दिन नहीं तो कम से कम एक महीने में जरूर, और महीने में भी किस तिथि को, अमावस्या को की छुट्टी रखनी चाहिए। आप उस दिन चाहे तो भारत का भ्रमण कर जा सकते हैं। इस भ्रमण में आपको कितने ही नूतन दृश्य देखने को मिलेंगे, जिसे सहसा देखकर आपकी बुद्धि जरूर चकरा जाएगी। यदि आपके सारे हिंदुस्तान का भ्रमण शीघ्रता के कारण न हो सके तो केवल राजधानी कलकत्ता, इसको भी ध्यान रखना कि जब लॉर्ड कर्जन का समय था उस टाइम, और जो ये राजधानी क्या थी हमारे भारत की, कलकत्ता थी। वहां के कल कारखानों को देखकर आपको यह अवश्य ही कहना होगा कि यहाँ के कारीगर तो विश्वकर्मा के भी लड़क दादा निकले। यही क्यों आपकी प्रिय सहयोगिनी दामिनों और मेघों पर आरोहण करके आनंद से अटखेलियां किया करती हैं। वह भी बेचारी यहाँ मनुष्य के हाथों का खिलौना हो रही है। भगवान निशानाथ, जिस समय आप अपनी निर्मल चंद्रिका को बटोर मेघमाला अथवा पर्वतों की ओर से सिंधु की गोद में जा सकते हैं, उस समय यदि यही नीरद वासिनी विश्वमोहिनी सौदामिनी अपनी उज्जवल मूर्ति से आलोक प्रदान कर रात को दिन बना देती हैं। तो ये भी ध्यान रखना कि इसमें किसका जिक्र हुआ, नीरद वासिनी कहा गया है और विश्व मोहिनी कहा गया है। सौदामिनी किसको, उज्जवल मूर्ति से आलोक प्रदान कर रात को दिन बना देती है। तो ये यहाँ पर इनका जिक्र किया गया है। आपके देवलोक में जितने देवता हैं उनके वाहन भी उतने ही हैं। किसी का गज है, किसी का हंस, किसी का बैल, किसी का चूहा। तो यहाँ पर गज है, हंस है, बैल है, चूहा है, इनका भी उल्लेख किया गया है। पर यहाँ तो सारा बोझ आपकी चपला और अग्निदेव के माथे मंडा गया है। क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, क्या चांडाल, सभी के रथों का वाहन वही तो हो रही है। कौन, आपकी जो चपला। हमारे श्वेतांग महाप्रभु गण जो जहां पर कुछ कठिनाई का सामना आ पड़ा, झट उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली को लापटका।
बस कठिन से कठिन कार्य सहज में संपादन कर देते हैं और हमारे यहाँ के उच्च शिक्षा प्राप्त युवक काठ के पुतलों की भांति मुंह ताकते रह जाते हैं। जिस व्योम वासिनी विद्युत देवी को स्पर्श तक करने के लिए किसी व्यक्ति का साहस नहीं हो सकता, वहीं आज पराये घर में आश्रिता नारियों की भांति ऐसे दबाव में पड़ी है कि वह चूं तक नहीं कर रही है। कहीं कहीं शोषण हो रहा है हमारे भारत का, तो उसी का वर्णन किया है। बेचारी के भाग्य में विधाता ने दासी व्रति ही लिखा है। ये देखिए यहाँ पर किसका वर्णन किया गया है, दासी व्रति का। हरिपद उद्वा त्रैलोक पावनी सुरसरी के भी खोटे दिन आ गए। ये भी पंक्ति याद रखना कि किसके दिन खोटे आ गए हैं। वह भी अब स्थान स्थान में बंद ग्रस्त हो रही है। उसके वक्ष स्थल पर जहां तहां मोटे वृहद कार खंभ गाड़ दिए गए हैं। कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र, किसका वर्णन किया गया है, देवराज कौन है यहाँ पर, सुरेंद्र। ये प्रश्न भी पूछा हुआ है। भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे नीरी फीकी सी जान पड़ती है। ये पंक्ति भी याद रखना। वहां ईडन गार्डन तो पारिजात परिशोभित नंदन कानन को भी मात दे रहे हैं। वहां के विश्वविद्यालय के विश्व श्रेष्ठ पंडितों की विश्व व्याधिनी विद्या को देखकर वीणा पाणी सरस्वती देवी भी कहने लग जाती है कि निसंदेह इन विद्या दिग्गजों की विद्या चमत्कारिणी है। वहीं के फोर्ट विलियम के फौजी सामान को देखकर आपके देव सेनापति कार्तिकेय बाबू के भी छक्के छूट जाते हैं। यानी सेनापति कौन है, कार्तिकेय बाबू हैं, तो इसको भी आप ध्यान में रखना। क्योंकि देव सेनापति महाशय देखने में खास बंगाली बाबू जचते हैं और उनका वाहन भी एक सुंदर मयूर है। बस इससे उनके वीरत्व का भी परिचय खूब मिलता है। वहां के मिंट टकसाल को देखकर सिंधु तनया आपकी प्रिय सहोदरा कमला देवी और कुबेर भी अचकचा जाएंगे। भगवान चंद्रदेव इन्हीं सब विश्व उत्पादक अपूर्व दृश्यों का अवलोकन करने हेतु आपको सादर निमंत्रित तथा सविनय आहूत करती हूँ। संभव है कि यहाँ आने से आपको अनेक लाभ भी होंगे। आज आप जो अनादिकाल से निज उज्ज्वल वपु देखिए यहाँ पर वपु का किया गया है, में कलंक की कालिमा लेपन करके कलंकी शशांक शशधर, ये सभी क्या है, चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। ससलाछन आदि उपाधि मालाओं से विभूषित हो रही हैं। सिंधु तनय होने पर भी जिस कालिमा को आप आज तक नहीं धो सके हैं, वहीं आजन्म कलंक शायद यहाँ के विज्ञानविद पंडितों की चेष्टा से छूट जाएगा। जब बंबई में स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया देवी की प्रतिमूर्ति से काला दाग छुड़ाने में प्रोफेसर गज्जर महाशय फलीभूत हुए हैं, तब क्या आपके मुख की कालिमा छुड़ाने में वे फलीभूत नहीं होंगे। तो ये देखिए यहाँ पर बंबई में स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया देवी की प्रतिमा लगाई गई है और मतलब प्रोफेसर का नाम क्या है, गज्जर महाशय है। शायद आप पर यह बात भी अभी तक विदित नहीं हुई है कि आप और आपके स्वामी सूर्य भगवान पर जब हमारे भूमंडल की छाया पड़ती है तभी आप लोगों पर ग्रहण लगता है। पर आपको तो अब तक वही पुराना विश्वास बना हुआ है कि जब कुटिल ग्रह राहु आपको निगल जाता है तभी ग्रहण होता है। पर ऐसा थोथा विश्वास करना आप लोगों की बड़ी भूल है। अतः हे देव, ये देव किसको संबोधित किया है, चंद्रदेव को, मैं विनय करती हूँ। कौन करती है, लेखिका बंग महिला, कि अपने आप अपने हृदय से इस ब्रह्मण को जड़ से उखाड़ कर फेंक दें। अब भारत में न तो आपके और न आपके स्वामी भुवन भास्कर सूर्य महाशय के ही वंशधरों का साम्राज्य है। तो किसका जिक्र किया गया है, भुवन भास्कर सूर्य महाशय, और न अब भारत की वह सस्य श्यामलता स्वर्ण प्रसूता मूर्ति ही है। अब तो आप लोगों के अज्ञात एक अन्य द्वीपवासी परम शक्तिमान गौरांग महाप्रभु इस सुविशाल भारत वर्ष का राज्य वैभव भोग रहे हैं। अब तक मैंने जिन बातों का वर्णन आपके स्थूल रूप में किया है वह सब इन्हीं विद्या विशारद गौरांग प्रभुओं की कृपा कटाक्ष का परिणाम है। यूं तो यहाँ प्रति वर्ष
पदवी दान के समय कितने ही राज्य विहीन राजाओं की सृष्टि हुआ करती है, पर आपके वंशधरों में से जो 2-4 महाराजा नाम मात्र के हैं वे भी काठ के पुतलों की भांति हैं। उन्हें उनके रक्षक नचाते हैं, वैसे ही वे नाचते हैं। वे इतनी भी जानकारी नहीं रखते हैं कि राज्य में क्या हो रहा है, उनकी प्रजा दुखी है या सुखी है। यदि आप कभी भारत भ्रमण करने आए तो ये भी याद रखना, क्योंकि ये अंतिम वाक्य है और इम्पोर्टेंट है, प्रश्न पूछा हुआ है। यदि आप भारत भ्रमण करने आए तो अपने फैमिली डॉक्टर कौन है? धन्वंतरी महाशय हैं, ये भी याद रखना को। और देवताओं के जो चीफ जस्टिस चित्रगुप्त को साथ अवश्य लाना, इनके भी नाम याद रखना। आशा है कि धन्वंतरी महाशय यहाँ के डॉक्टरों के सन्निकट चिकित्सा संबंधी बहुत कुछ शिक्षा लाभ कर सकेंगे। यदि प्लेग महाराजा ईश्वर न करे आपके चंद्रलोक या देवलोक में घुस पड़े तो वहां से उनको निकालना कुछ सहज बात न होगी। यही जब चिकित्सा शास्त्र के बड़े बड़े पारदर्शी उन पर विजय नहीं पा सकते हैं, तब वहां आपके देवलोक में जड़ी बूटियों के प्रयोग से क्या होगा। यहाँ के इंडियन पिनल कोड की धाराओं को देखकर चित्रगुप्त महाराज जी अपने यहाँ की दंड विधि यानी कानून को बहुत कुछ सुधार सकते हैं। और यदि बोझ न हो तो यहाँ से 2-4 टाइपराइटर भी खरीद कर ले जाएं। जब प्लेग महाराज के अपार अनुग्रह से उनके ऑफिस से कार्य की अधिकता होवे, तब उससे उनकी राइटर बिल्डिंग्स के राइटर्स के काम में बहुत ही सुविधा और सहायता पहुंचेगी। वे लोग 2 दिन का काम 2 घंटे में कर डालेंगे। अच्छा, अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। मैंने तो आपसे इतनी बातें कही हैं, पर खेद है आपने उनके अनुकूल या प्रतिकूल एक भी बात का उत्तर नहीं दिया। परंतु आपके इस मौन अवलंब को मैं स्वीकार कर सूचक समझती हूँ। अच्छा, तो मेरी प्रार्थना को कबूल करके एक दफा यहाँ आइएगा जरूर, एक बंग महिला। इस कहानी के केंद्र में अर्थनीति और राजनीति है, ये भी इम्पोर्टेंट है, आप याद रखना, क्योंकि यहाँ पर कहीं न कहीं आर्थिक जो स्थिति है उसके बारे में और जो राजनीति के यहाँ पर है प्रदर्शन दिखाया गया है। लॉर्ड कर्जन उस समय के और शासक हैं। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी नहीं बल्कि एक निबंध है, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये क्या है, एक कहानी नहीं है बल्कि एक निबंध है। यह कथन किसने कहा है? लक्ष्मी सागर वैष्णवी ने कहा है। और यह किसकी पुस्तक में कहा गया है? तो ये नवनीत एक पुस्तक है उसमें कहा है, ये ध्यान रखना। ये कथन पूछा हुआ है नेट में। चंद्रदेव से मेरी बातें को हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी किसने माना है? भवदेव पांडे ने माना है। और भवदेव पांडे की किस पुस्तक में माना है? तो नारी मुक्ति का संघर्ष, ये भी याद रखना। प्रश्न पूछा हुआ है कि नारी मुक्ति का संघर्ष पुस्तक किसकी है? तो भवदेव पांडे की है। और जो चंद्रदेव से मेरी बातें को हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी इसी पुस्तक में माना है। तो ये आज हमने जो चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी है वो पढ़ ली है। और यदि आपको पसंद आई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।